हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 7 हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का लेसन नंबर 3, जिसका शीर्षक है हिमालय की बेटियां। तो स्टूडेंट, इसकी पिछली वीडियो में हमने हिमालय की बेटियां पाठ की संपूर्ण व्याख्या देखी थी। आज हम लोग इस वीडियो में हिमालय की बेटियां का प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास देखने को मिलेंगे। तो इसमें बच्चों पहला प्रश्न है लेख से। प्रश्न नंबर 1, नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे। नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें बेटियों, प्रेयसी व बहन के रूपों में भी देखते हैं। तो ये था प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। अब हम प्रश्न 2 करेंगे। प्रश्न 2 है सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है? इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों की निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई हैं। क या नंबर 1, ये दोनों महानदियां हैं जिनमें सारी नदियों का संगम होता है। ख, ये दोनों नदियां दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से बनी हुई है। नंबर 3 या फिर ग, इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दोनों बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। अब आगे है बच्चों प्रश्न नंबर 3, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? इसका उत्तर हम लिखेंगे। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता इसलिए कहा है क्योंकि ये नदियां युगों से एक माँ की तरह हमें पीने को जल देती हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं, अर्थात हमारा भरण पोषण करती हैं। जिस तरह माता तमाम कष्ट सहने के बाद भी पुत्रों का भला चाहती है, उसी तरह नदियां मानव द्वारा दूषित किए जाने के बाद भी जगत का कल्याण करती हैं। तो बच्चों, अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? इसका उत्तर हम लिखेंगे। हिमालय की यात्रा में लेखक ने इसके अनुपम छटा की, इससे निकलने वाली नदियों की, अटखेलियों की, बर्फ से ढकी पहाड़ियों की सुंदरता की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, चिनार, सफेदा, कैल से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। तो बच्चों, ये लेख से ये चारों प्रश्न हमने कर लिए। आगे हम पढ़ेंगे लेख से आगे। इसमें प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं। उन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों के वर्णन से कीजिए। अब प्रश्न 2, गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम, रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में पढ़िए और तुलना कीजिए। तो बच्चों, ये दोनों जो प्रश्न है ये काफी विस्तृत है, इसीलिए इन दोनों प्रश्नों का जो उत्तर है वे विद्यार्थी स्वयं पुस्तकालय की मदद से करें। अब आगे है प्रश्न नंबर 3, यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों। 1947 के यानी 1947 या 1947 के बाद से आज तक नदियां उसी प्रकार हिमालय से बह रही हैं, परंतु जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक क्रांति के कारण नदी के जल में प्रदूषण बढ़ गया है तथा इन नदियों की पवित्रता समाप्त हो गई है। अब नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 4, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है? इसका उत्तर हम लिखेंगे। हिमालय पर्वत पर देवताओं का वास माना जाता है, ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते हैं, इसीलिए कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। और स्टूडेंट, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने संस्कृत शिक्षक से पूछ के उनके हिसाब से भी लिख सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे आंसर दे दिया है। अब आगे है अनुमान और कल्पना। लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं? जानकारी प्राप्त करें और अपना सुझाव दें। इसका उत्तर हम लिखेंगे। उत्तर,
हम नदियों को माँ समान ही मानेंगे क्योंकि वे हमें तथा धरती को जल प्रदान करती हैं। एक सच्ची माँ एवं मित्र के रूप में नदियां हमारी सदैव हितैषी रही हैं एवं हमारी भलाई की है। नदियों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्य पर्याप्त नहीं है, फिर भी उनकी सुरक्षा के लिए देश में कई योजनाएं बनाई गई हैं, जैसे नदियों में कूड़ा कचरा व अपशिष्ट पदार्थों के मिलाने या डालने पर रोक, शव को प्रवाहित करने पर रोक, नदियों पर अधिक नहरों के निर्माण पर रोक, नदियों की साफ सफाई की उचित व्यवस्था। उपर्युक्त सभी कार्य नदियों की सुरक्षा के लिए हो रहे हैं। अब प्रश्न नंबर 2 है, नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस विषय पर 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखिए। तो स्टूडेंट, ये काफी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न का उत्तर खुद से लिखिए। अब आगे है भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की है। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। उदाहरण, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। ख, माँ और दादी मौसी और मामी की गोंद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। अब आगे है, अन्य पाठों से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में भी लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे अन्य पाठों से। नंबर 1, सचमुच दादी माँ साब भ्रष्ट देवी सी लगी। नंबर 2, लाल किरण से चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। नंबर 3, उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। नंबर 4, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। नंबर 5, संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देती है। तो ये था बच्चों अन्य पाठों से 5 उदाहरण। अब नेक्स्ट है प्रश्न 2, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तु भी मानो जीवित होती है। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, जैसे क, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। ख, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। तो आगे पाठ से इसी तरह के और उदाहरण ढूंढिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे उत्तर 2, पाठ से अन्य उदाहरण, संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती थी। नंबर 2, इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर हंसते जाना, इनकी भाव भंगी यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। नंबर 3, बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। नंबर 4, पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका मन अतृप्त ही है तो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। नंबर 5, हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। तो बच्चों, ये होगा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। अब आगे है प्रश्न 3, पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य यानी संज्ञा का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे ये विशेषण ये विशेष्य है, हमको मिलाना है। तो संभ्रांत महिला, संभ्रांत विशेषण है और महिला विशेष्य है यानी संज्ञा है। चंचल नदियां, समतल आंगन, घना जंगल, मूसलाधार वर्षा। तो ये हमने मिला लिया। अब आगे नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं यानी मुख्य होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है, अर्थात लुप्त हो जाता है, दिखता नहीं है। जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम शब्दकोश शैली में लिखिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों उत्तर 4, छोटी बड़ी, दुबली पतली, भावभंगी, उछलना कूदना, माँ बाप। उपर्युक्त लिखित कुछ शब्द हैं द्वंद्व समास के जो पाठ में आए हैं। तो ये होगा इसका उत्तर। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है जिसका अर्थ होता है गरीब। तो आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए और प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए, अर्थात उनका भेद भी हमें लिखना है। जैसे नदी, उसका उल्टा दीन, और ये है भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से हमको 5 शब्द लिखने। इसका हम लिखेंगे उत्तर 5, 9
नव का उल्टा वन और ये जातिवाचक संज्ञा है। राम, राम का उल्टा मरा और ये भाववाचक संज्ञा है। राही, राही का उल्टा हीरा, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। धारा, धारा का उल्टा राधा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नामी, नामी का उल्टा मीना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो बच्चों ये प्रश्न नंबर 5 का उत्तर हो गया। अब आगे है प्रश्न 6। समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप वेत्रवती है। नीचे दिए गए शब्दों से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। तो सतलुज, झेलम, अजमेर, रोपड़, चिनाब, बनारस। तो इसमें से इनका नाम ढूंढ करके जो नाम है इनका दूसरा वाला वही हमें लिखना है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे सतलुज, सतलुज का दूसरा नाम शतद्रुम, झेलम का दूसरा नाम वितस्ता, अजमेर का दूसरा नाम अजयमेरु, रोपड़ का दूसरा नाम रूपपुर, चिनाब का दूसरा नाम विपाशा और बनारस का दूसरा नाम वाराणसी है। ये है इसका उत्तर बच्चों। अब नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोंद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। उपर्युक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, यानी नहीं में अर्थ दे रहा है। इसीलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं जैसे उनके ख्याल में शायद यह बात ना आ सके। अब उसी में अगला प्रश्न है, इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं। अर्थात इसमें इस प्रश्न में कह रहा है कि नकारात्मक प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं, सेंटेंस, कई बार नहीं के अर्थ में उनका उत्तर नहीं होता, मतलब वो नहीं होते पूरे सेंटेंस। जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, तो इस एग्जाम्पल में नहीं वर्ड यूज हुआ है, लेकिन इसका अर्थ है कि महात्मा गांधी को सब लोग जानते हैं। तो दोनों प्रकार के वाक्यों के समान 3-3 उदाहरण सोचिए और इस दृष्टि से उनका विश्लेषण कीजिए। अर्थात बच्चों इसमें हमको ही वाले शब्द लगा करके, बीच में ही लगा करके 3 सेंटेंस बनाने हैं और इस तरह से, जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, इस तरह से सेंटेंस 3 बनाए, तीनों का हमको विश्लेषण करना है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे उत्तर 7, ही के प्रयोग वाले वाक्य। तो इसमें 3 वाक्य हम लिखे हैं। वे शायद ही यह काम पूरा करें। उन्होंने शायद ही जाना हो कि मैं अस्वस्थ हूं। तीसरा वाक्य है, मेरे ध्यान में शायद ही वह बात आए। अब इसका विश्लेषण, यानी अब हमें इसको दूसरे तरीके से लिखना है। वे इस काम को पूरा नहीं करेंगे, यानी वे शायद यह काम पूरा करें, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वे इस काम को पूरा नहीं करेंगे। दूसरा सेंटेंस क्या था, उन्होंने शायद ही जाना हो कि मैं अस्वस्थ हूं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, उन्होंने नहीं जाना कि मैं अस्वस्थ हूं। अब तीसरा सेंटेंस है, मेरे ध्यान में शायद ही वह बात आए, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मेरे ध्यान में वह बात नहीं आई। तो बच्चों ये था ही के प्रयोग वाले वाक्य और उनका विश्लेषण। अब आगे है नहीं के प्रयोग वाले वाक्य। तो इसमें भी हमको 3 लिखना है। जैसे हमने लिखा, कंस के स्वभाव को कौन नहीं जानता। दूसरा लिखा, दुशासन की चालें किसने नहीं जाने। तीसरा, विभीषण को कौन नहीं जानता। अब इन वाक्यों को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कंस के स्वभाव को कौन नहीं जानता, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, कंस के स्वभाव को सभी जानते हैं। दूसरा सेंटेंस है, दुशासन की चालें किसने नहीं जानी, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दुशासन की चाल सभी जानते थे। तीसरा है, विभीषण को कौन नहीं जानता, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, विभीषण को सभी जानते हैं। तो बच्चों ये हमारा पाठ हिमालय की बेटियां का प्रश्न अभ्यास पूरा हुआ। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।